डायरेक्शन भी होती है। इसके बाद हम लोगों ने कहा था कि वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, है ना। मैं 5 मिनट में फटाफट बता देता हूँ। वेक्टर को एक हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो के इस पॉइंट को बेटा टेल बोलते हैं, टेल, और इस पॉइंट को बेटा हम लोग हेड बोलते थे, है ना। इनिशियल पॉइंट को टेल बोलते हैं, फाइनल पॉइंट को हेड बोलते हैं। और एरो की जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ एरो जो होती है, ये हमें वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताती है। जिस एरो की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे अगर मैं एक वेक्टर बेटा ये बनाऊं और एक वेक्टर ये बनाऊं, और अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन सा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड अधिक है, तो हम ये लेंथ देखकर बताएंगे कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अधिक है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें करी थी। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे देखते हैं, तो हमने डिस्कस किया था कि अगर दो वेक्टर टेल से टेल ज्वाइन हो, ऐसे टेल से टेल अगर दो वेक्टर्स ज्वाइन हो इस तरह से, तो उनके बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में जो छोटा वाला एंगल बनता है वही हमारा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कहलाता है। एंगल जो छोटा वाला बनता है, शर्त ये है कि दोनों जो वेक्टर होने चाहिए वो टेल टू टेल ज्वाइन होने चाहिए, टेल टू टेल। मान लो अगर टेल टू टेल ज्वाइन है, ये एंगल 60 डिग्री बेटा, है ना, मान लेते हैं। लेकिन अगर टेल टू टेल ज्वाइन नहीं है, मान लो इस वेक्टर के हेड से इस वेक्टर का टेल ज्वाइन है और ये 120 डिग्री है, तो यहां पर इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल मुझे बताओ कि 120 है और कुछ और है, क्या है? 120 नहीं होगा, क्योंकि यहां टेल से टेल नहीं ज्वाइन है ना, तो टेल से टेल नहीं ज्वाइन है। टेल यहां पर इसका हेड है, इसका टेल है, तो जिसका हेड होता था उसको हम आगे बढ़ा देते थे। इस वेक्टर को शिफ्ट करके आगे ले जाएंगे, और ये अगर ए वेक्टर होगा, ये अगर बी वेक्टर होगा, तो ए वेक्टर की टेल यहां पर आ जाएगी और बी वेक्टर की टेल, ये वाला एंगल हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर 180 माइनस 120 होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री विल बी द आंसर। तो यहां तक हम लोगों ने बात करी थी, बहुत संक्षेप में मैंने आपको काम की बातें बताई हैं, और उम्मीद है अभिषेक सर लास्ट लेक्चर अपलोड हो गया, दिख नहीं रहा है ना, थोड़ा जल्दी कर दिया करो, है ना, तो दे देना मुझे लिंक। तो ये मतलब पोरवाल सर की क्लास के जस्ट पहले ये टाइमिंग है। ये FR बैच है, फ्रेशर कम रिपीटर बैच। तो आप ऐसे समझ सकते हो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, फिजिक्स में कोई अंतर नहीं होता, जो सवाल जो थ्योरी आपको पढ़ाएंगे वही वहाँ पढ़ाई जाएगी, ऐसी कोई अंतर नहीं है। तो जिनको बहुत इशू है तो केमिस्ट्री के पहले वाली टाइमिंग पे पढ़ सकते हैं आके, कोई कंजूसी नहीं होगी पढ़ाने में। कुछ बच्चों को लगता है कि फ्रेशर बैच में थोड़ा कंटेंट डाइल्यूट रहेगा, मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मेरा कंटेंट कभी डाइल्यूट नहीं होता। मैं हर वो चीज़ आपको पढ़ाऊंगा जो 720 नंबर लाने के लिए बच्चे को पढ़ाई जाती होगी। हाँ, अब इस बैच में अभी वेक्टर ही चल रहा है, बस मतलब जो तुम्हें मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो मैं सुबह पढ़ा के चुका हूँ, यानी कल इसके आगे पढ़ाऊंगा, ठीक। लेकिन इसमें एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ा चुका हूँ, वो है 1D मोशन, पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ 20-25 दिन का, जो मैं वेक्टर के बाद पढ़ाऊंगा तुम्हें, तो वो सुपड़ा साफ हो जाए। जिसको 1D मोशन अच्छे से आता है वो पढ़ सकता है, या फिर 1-2 महीने में शायद दोनों बैच बराबर हो जाएंगे, तो उसके बाद स्विच कर सकते हो। दूसरी बात, कोई कंफ्यूज ना हो, क्लास देखो लास्ट ईयर जैसे 15-20 दिन बच्चों, कुछ लोग जानते हैं कि वो सर लोग टेस्ट सीरीज लेते थे तो फिजिक्स की क्लासेस कम हुई, तो सिलेबस हमारा थोड़ा 31 मार्च 1 अप्रैल चला गया। इस बार मैं बहुत ही डेडिकेटेड हूँ, धोखा खाया हुआ इंसान हूँ, और जो दिलजला इंसान होता है ना वो दोबारा धोखा नहीं खाता है। तो मैक्सिमम है फरवरी एंड में कोर्स ख़त्म हो जाएगा। कोई कोर्स को लेके चिंता ना करे, बहुत सोच समझ के नाप तोल के मैंने कैलकुलेशन करके बताया है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं हंसी मजाक में ये बात कर रहा हूँ। और मैंने बहुत सारी, जैसे मैंने एक दिन कहा था कि मैंने बहुत कुछ एक्स्ट्रा सोचा है करने के लिए, जो मैं अभी रिवील नहीं करूँगा। मैंने NCERT और NCERT एग्जाम्पलर के लिए मैंने सोच रखा कि मैं बहुत अलग से कुछ क्लासेस आपको इस क्लास के अलावा एक्स्ट्रा लूँगा, बहुत शुरू से ही लूँगा, जिसमें हम सिर्फ NCERT पे काम करेंगे।
एनसीईआरटी की थ्योरी वाली बुक के एक एक लाइन को डिकोड करेंगे, उससे रिलेटेड क्या थ्योरेटिकल सवाल बन सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर मैंने देखा कई बच्चों की थ्योरेटिकल समस्या रहती क्वेश्चंस की, तो शुरुआत से उस पर काम करेंगे। जैसे मुझे लगेगा कि आप मतलब वो नए बच्चों आने का कोई वो नहीं है, तो ये मान के चलिए जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक से हम लोग स्पेशल एनसीईआरटी क्लास अलग से लगाएंगे, जो इस क्लास में नहीं होगी, जिसका टाइम अलग से रहेगा। 1 घंटे सवा घंटे की क्लास होगी और उसका टाइम अलग रहेगा बिल्कुल भी, तो उसमें जो मतलब अलग से उस पर काम होगा। तो मैंने हमेशा कहता हूँ कि मेरी क्लास में हमको कंटेंट भी मिलेगा, क्वालिटी भी मिलेगी। हाँ, हर वो चीज़ पढ़ाई जाएगी जो 720 में 720 नंबर वाले बच्चे ने पढ़ी होगी। मुद्दा ये है, कम पढ़ना है तो वो तमन्ना पूरी नहीं होगी। मतलब ये नहीं हो सकता कि मैं हल्की हल्की चीज़ें पढ़ाऊँ और कठिन कठिन चीज़ें छोड़ दूँ। ये भी हो सकता है। ये तरीका होता है जब फिजिक्स का मास्टर तुम्हें खुश रखने का प्रयास करता है, तो कभी कभी ये स्ट्रेटजी काम आती है कि वो चीज़ ना पढ़ाई जाए जो बच्चों को कठिन लगती है, ताकि बच्चों को ये एहसास ही ना हो कि फिजिक्स में दर्द भी हो सकता है। लेकिन वो अल्टीमेटली 2 बातें होती कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो आपको लगता है आपने ऐसा कुछ तो पढ़ा ही नहीं, तो वो मैं नहीं करना चाहता हूँ, वो फिर धोखेबाजी होती है किस्म की। तो फिजिक्स को आपको पूरा पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, सरल कठिन मध्यम सब पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मुझसे पूछो कि शाम वाले बैच में पढ़ना चाहिए कि सुबह वाले में, तो मेरा प्रेफरेंस शाम वाला बैच है। उसकी वजह यह है कि शाम वाले बैच में कोई बाउंड्री नहीं है। मतलब 2 घंटे हैं तो 2 घंटे 2 मिनट होगा, 1 घंटे 58 मिनट नहीं पढ़ाऊंगा, उसकी चिंता ना करें। अगर मेरी क्लास 7:35 पे चालू हो रही तो 9:35 पे, हाँ तुम्हें लेट होगा वो होता रहे, वो उससे मुझे मतलब नहीं। मैं पूरा 2 घंटे पढ़ाऊंगा, 2 घंटे मतलब 2 घंटे, 1.5 घंटे सब। अभी शुरुआत है, कभी कभी मुझे जाना होता है तो उसकी बात अलग है, तो पूरा 2 घंटे पढ़ाऊंगा, उसकी चिंता वाली बात नहीं। लेकिन दोपहर वाली क्लास कभी कभी 5-10 मिनट, 1 घंटे 50 मिनट, 1 घंटे 45 मिनट की हो सकती है, क्योंकि उसमें टाइम बाउंड्री लगी है। उसके बाद 2:30 बजे से पूर्वाध सर की क्लास होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे 12:30 पे स्टार्ट हो पाई तो 2:20 पे छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन इसमें इसके बाद किसी की क्लास नहीं है, रात अपनी है, पूरी की पूरी है ना, तो अपन पढ़ सकते। तो वैसे तो सुबह आने का, जैसे कुछ लोग कहते हैं सर मुझे 2 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद फिजिक्स, तो अगर वैसा फील आता है तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आराम से पढ़ सकते हो, उसमें कुछ ऐसा नहीं, कंजूसी नहीं होगी पढ़ाने में। लेकिन फिर भी मुझे लगता है शाम वाला बैच बहुत अच्छा है, आराम से फुर्सत में पढ़ेंगे 2-2.25 घंटे और टाइमली सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, तो इसी बैच में पढ़िए। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं इस बैच में पढ़ने में बहुत दिक्कत है आपको, तो सुबह, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब सेम टॉपिक चल रहा है, तो स्विच करना हो तो कोई कर सकता है। लेकिन एक टॉपिक का, एक चैप्टर का नुकसान होगा पूरे 1 महीने का। 1D मोशन पूरा 20 से 25 क्लास चलता है कम से कम, तो उतना नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक। हाँ, उसका नुकसान इस तरह से भरपाई कर सकते हो कि 1D मोशन जब मैं यहाँ पढ़ाऊँगा तो उसकी रिकॉर्डिंग ले सकते हो मुझसे तुम, है ना, तो वो मिल जाएगा। खैर चलिए, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे पैरेलल वेक्टर्स की बात करेंगे। पैरेलल वेक्टर्स किसे कहते हैं, पैरेलल वेक्टर्स क्या है? पैरेलल वेक्टर्स किसे कहते हैं? तो बेटा 2 ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, 2 वेक्टर जिनकी डायरेक्शन बेटा सेम होती है, सेम डायरेक्शन होती है, उन्हें हम लोग पैरेलल वेक्टर कहते हैं। ये मान लो ए वेक्टर है, ये भी मान लेते हैं ए वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है बेटा, ये भी हमारा ए वेक्टर है। तो 2 वेक्टर ये तो इक्वल हो जाएंगे जिनकी डायरेक्शन सेम है। सपोज दैट ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर की बेटा क्या है, डायरेक्शन सेम है, तो ये वेक्टर को हम लोग पैरेलल वेक्टर कहेंगे। क्या आप मुझे देख के बता सकते हो कि इनके बीच का एंगल कितना है? कैसे देख के बता रहे हो? सही तो याद है। देखो अगर मैं दोनों की टेल से टेल ज्वाइन करूं, मान लो ये बी वेक्टर है बेटा, और मैं इस वेक्टर को उठा के इसकी टेल पे रख दूं, तो ये वेक्टर ऐसे ही तो आएगा। तो बताओ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। तो 2 वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है कि डिफरेंट भी हो सकता है? सेम और डिफरेंट कुछ भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर वेक्टर पैरेलल ही हैं तो उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए, ऐसा नेसेसरी
नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या आप मुझे एंटी पैरेलल वेक्टर बता सकते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है बेटा? एंटी, देखिए एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मतलब जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, बस इतनी कंडीशन है। कोई भी ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है उन्हें हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, जैसे बेटा मान लो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, तो ये हमारे एंटी पैरेलल वेक्टर होते हैं। यानी एंटी पैरेलल वेक्टर में बच्चों क्या अपोजिट होती है? जिनकी डायरेक्शन विपरीत होती है, अपोजिट होती है, उन्हें एंटी पैरेलल कहते हैं। क्या बेटा एंगल के बारे में कमेंट कर सकते हो? तो ऐसे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री। ऐसे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। कैसे दिखते हैं एंगल? वेक्टर्स के टेल से टेल ज्वाइन करो। तो देखो मैं अगर दिखाऊं यहां पर, ये मैंने बी वेक्टर बनाया, बी वेक्टर की टेल पे उठा के एक ही टेल रख दो, तो इसकी टेल उठा के अगर मैं यहां रख दूं तो देखो ये ए वेक्टर बनाया, ये बी बनाया, बीच का एंगल कितना है बताओ? 180 डिग्री होगा बेटा, है ना। तो अपोजिट वेक्टर वो होते हैं जिनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, वो हमारे एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? उनके बीच का एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। ध्यान रहे, चाहे पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, मैग्नीट्यूड बराबर होना जरूरी नहीं है। मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है और मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए। ठीक है, नोट कर लिया सबने? बेसिक बातें मेरे साथ साथ लिखते चलो। और उस वक्त मुझे भूख लगी थी तो मैंने तो कुछ मंगाया था, तुम लोग को खाना हो तो खा सकते हो। नहीं, इतने लोगों के लिए तो कैंसिल किया जाता है देना तुम लोगों को, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, मटेरियल कम है। नोटेड एवरीवन? बेटा जल्दी जल्दी लिखो, मैं वेट नहीं करूंगा। इतना समय, बेसिक चीज़ों में समय बर्बाद ना करेगा, समय तुम्हारा है, समझो इस बात को। बहुत सरल चीज़ें जब चल रही हैं तो मेरे साथ नोट कर लिया करो। इसके बाद बच्चों आता है इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर बच्चों इक्वल कब होते हैं? जब उनका सब कुछ इक्वल हो। सब कुछ का मतलब है सेम मैग्नीट्यूड हो बेटा। बेटा सेम क्या हो? मैग्नीट्यूड बराबर हो। और क्या सेम होनी चाहिए? सेम डायरेक्शन हो। ऐसे वेक्टर जिनमें मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन दोनों सेम है, वो हमारे इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। इक्वल वेक्टर कहलाते हैं, इक्वल। तो बेटा ये भी ए वेक्टर होगा, ये भी ए वेक्टर होगा, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताना किसका आंसर क्या होगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल वेक्टर्स, ट्रू है या फॉल्स है? कितने लोग फॉल्स कह रहे हैं? इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल वेक्टर्स। क्यों भैया किशन बाबू, क्यों फॉल्स है? इक्वल वेक्टर हैं। सुनो, फिर से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं? इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल वेक्टर्स। तो इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। ये जो फॉल्स वाले लोग हैं ये फॉल्स हैं, क्योंकि पैरेलल की कंडीशन क्या है? सेम डायरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड बराबर हो तो डायरेक्शन सेम है, तो पैरेलल तो है ना ये वेक्टर। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पैरेलल वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल वेक्टर, तो फॉल्स है, तो गलत है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर के तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स में नॉट बी इक्वल वेक्टर्स, समझ रहे हैं ना? पैरेलल वेक्टर हो सकता है इक्वल ना हो, पर इक्वल वाले तो महाराज पैरेलल, इक्वल में तो सिर्फ पैरेलल में तो इतनी कंडीशन है ना कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो
तो ये फॉल्स वाले लोग अपने आप को करेक्ट करें, दे आर फॉल्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा अपोजिट वेक्टर्स की। अपोजिट वेक्टर, बेटा जो नेगेटिव होता है किसी वेक्टर का वो अपोजिट वेक्टर होता है। अपोजिट वेक्टर क्या होता है, उसे -a लिख सकते हैं। तो बेटा इसमें क्या होता है, ये ऐसे वेक्टर होते हैं जिसमें सेम मैग्नीट्यूड होता है, सेम मैग्नीट्यूड होता है, और क्या होता है बेटा, और होता है इसमें अपोजिट डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। यानी बेटा अगर एक वेक्टर a है और हमने पढ़ाई करी है कि अगर हम दूसरे वेक्टर में माइनस से a वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दे तो जो वेक्टर हमें मिलता है वो अपोजिट वेक्टर होता है। यानी a वेक्टर और -a वेक्टर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट की कंडीशन क्या है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अब मैं फिर दो सवाल आपसे पूछूंगा, आप बताइए कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। अगर मैं आपसे कहता हूं अपोजिट वेक्टर्स आर ऑलवेज एंटी पैरेलल वेक्टर्स, सही है या गलत है? सही है, क्योंकि जो अपोजिट है उनकी डायरेक्शन तो अपोजिट होगी और एंटी पैरेलल को मैग्नीट्यूड से तो कोई लेना देना है नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर ऑलवेज अपोजिट वेक्टर्स, ये गलत जवाब होगा, क्योंकि जो एंटी पैरेलल होंगे उनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं, और अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट हुए तो उस केस में दोनों अपोजिट वेक्टर नहीं होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। तो ये थ्योरेटिकल सवाल रीजन असर्शन टाइप क्वेश्चन में बन सकता है, इसको आप लिख लिए होंगे। क्या हम आगे बढ़ें? इसके बाद बच्चों आता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, बेटा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं? जो आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, जिनके बीच का एंगल बेटा कितना होता है? 90 डिग्री एंगल होता है, उन्हें हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या है बेटा? तो हम लिखेंगे दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दे आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब बेटा थीटा की वैल्यू कितनी होगी? जैसे मान लीजिए एक वेक्टर बेटा ऐसे बना हो और एक वेक्टर ऐसे बना हो और बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये 100% हमारे बच्चों ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे। ऑर्थोगोनल को परपेंडिकुलर वेक्टर्स भी कहते हैं। अच्छा एक बात समझें कि अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि एक्स एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, कितना होता है? और मैं आपको बताऊं, और आपने सुना भी होगा कि एक वेक्टर होता है आई कैप, होता है क्या? हम आगे पढ़ेंगे कि आई कैप क्या होता है। अभी आप ऐसा समझ लो कि एक वेक्टर आई कैप होता है जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग होती है, और एक होता है कौन? अपना जे कैप। अच्छा अगर एक्स इधर है वाई इधर है तो जेड किधर होगा? बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो जेड को हम ऐसे बना देते हैं बेटा। तो जेड वाली डायरेक्शन में क्या होता है? के कैप। मुझे ये बताओ बस कि आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। जे कैप और के कैप के बीच का बेटा देखो, एक्स इधर है वाई इधर है, वाई इधर, तो जेड ये होगा ना जेड। तो एक्स और जेड के बीच का एंगल भी 90, वाई और जेड के बीच का एंगल भी 90, और एक्स और वाई के बीच का एंगल भी 90। तो आई कैप जे कैप ऑर्थोगोनल है, जे कैप के कैप आपस में ऑर्थोगोनल है, और के कैप आई कैप भी आपस में ऑर्थोगोनल है, बिकॉज किन्हीं भी दो के बीच में जो एंगल है वो कितना है हमारा? 90 डिग्री। तो एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं बेटा इसके बारे में। एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं आई कैप एंड जे कैप ये हमारे ऑर्थोगोनल हैं। जे कैप, जे एंड के ऑर्थोगोनल हैं, के कैप एंड आई कैप हमारा ऑर्थोगोनल है।
डन बेटा। आइए, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बाद बच्चों एक और नाम होता है को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। तो ये क्या है? दीज आर द वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, कॉमन इनिशियल पॉइंट। आप यह कह सकते हो कॉमन टेल होती है बेटा, टेल एक कॉमन पॉइंट पे होती है, मतलब ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। मान लो ये वेक्टर ए है बेटा, ये बी है, तो ए की टेल जिस पॉइंट पर है, बी की टेल भी उसी पॉइंट पर है, सी की टेल भी उसी पॉइंट पर है, डी की टेल भी इसी पॉइंट पे। तो ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं, को इनिशियल वेक्टर। इसके अलावा बेटा कॉन्करेंट वेक्टर्स भी होते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर्स भी होते हैं बेटा। कॉन्करेंट वेक्टर्स भी होते हैं। को इनिशियल तो बहुत सिंपल है, जिसका इनिशियल पॉइंट बेटा सेम हो, है ना, जिनकी टेल एक ही पॉइंट पर रखी हो, उन्हें हम को इनिशियल बोलते हैं। कॉन्करेंट वेक्टर क्या होता है बेटा? एक बात समझो जरा, हर वेक्टर की एक लाइन ऑफ एक्शन होती है बेटा। जैसे मान लो ये कोई वेक्टर हमने बनाया, तो वेक्टर के अलोंग बेटा देखो ये एक लाइन अगर बनाएंगे, पूरी की पूरी ये लाइन, तो इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर। अब मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे वेक्टर हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट से पास हो रही है। ये मान लो बेटा एक वेक्टर है फोर्स F1, ये एक वेक्टर है फोर्स F2, यहाँ से यहाँ तक है, और एक वेक्टर मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ अप्लाई किया हमने ऐसे F3। बात ध्यान समझना, ये वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये है, इसका इनिशियल पॉइंट ये, इसका इनिशियल पॉइंट ये। लेकिन जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, इसको एक्सटेंड करते हैं इस तरह से, और इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं इस तरह से, तो एक पॉइंट पर इनकी लाइन ऑफ एक्शन बेटा, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास होती है, इन्हें हम कॉन्करेंट वेक्टर्स कहते हैं। तो क्या सर ये भी कॉन्करेंट है? बिल्कुल है कॉन्करेंट। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, एक ही पॉइंट से सबकी लाइन ऑफ एक्शन पास होगी। लेकिन कॉन्करेंट वेक्टर जरूरी नहीं है कि को इनिशियल। देखो ना, इसका इनिशियल पॉइंट ये मान लो ए बी वेक्टर है F1, ये मान लो सी डी वेक्टर है, ये मान लो EF वेक्टर है। तो आप देखो ना, इसका इनिशियल पॉइंट ए यहां पर है, इसका इनिशियल पॉइंट सी यहां पर है, इसका इनिशियल पॉइंट ई यहां पर है। तो दे आर नॉट को इनिशियल। पर कॉन्करेंट और को इनिशियल में हल्का सा डिफरेंस है। जो को इनिशियल है वो 100% कॉन्करेंट होंगे, क्योंकि कॉन्करेंट होने का कंडीशन ये है कि सारे वेक्टर की लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही हो कहीं। तो देखो यहाँ पर जब तुम इसको बढ़ा रहे हो, यहीं पे कट कर रहे हैं, ये भी कट कर रहा है, ये भी कट कर रहा है, ये भी कट कर रहा है। यहाँ पर क्या है, आपने एक फोर्स ऐसे लगाया, यहाँ पर ऐसे लगाया, एक फोर्स आपने यहाँ पर ऐसे लगाया, मान लो एक बॉडी पे दो फोर्स आपने लगा दिए, एक यहाँ लगाया। यहाँ चूंकि तीनों फोर्स अलग अलग पॉइंट पर लगाए हैं तो को इनिशियल नहीं है, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ है बेटा, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ, इसका, तो ये नॉट को इनिशियल, ये नॉट को इनिशियल, को इनिशियल नहीं है, लेकिन ये कॉन्करेंट है। हमारे कॉन्करेंसी का मतलब होता है कि जब हम उसकी लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाएं बेटा, तो वो सब सारे के सारे एक ही पॉइंट पर कट करने चाहिए। तो जो कॉन्करेंट होंगे वो जरूरी नहीं है कि को इनिशियल हो, लेकिन जो को इनिशियल होंगे वो 100% कैसे होंगे, कॉन्करेंट होंगे 100%, क्योंकि वो तो उस पॉइंट पे कट कर ही रहे हैं सारे के सारे। पर ये कॉन्करेंट है बट नॉट को इनिशियल, और ये कॉन्करेंट भी है और को इनिशियल भी है। बात समझ रहे हैं ना? तो कॉन्करेंट और को इनिशियल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कंफ्यूज नहीं होना। कॉन्करेंट वाले को इनिशियल होना जरूरी नहीं है।
नहीं, ऑर्थोगोनल तो कोई भी दो हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है, यहाँ हो सकता है। नहीं, ऑर्थोगोनल को कोई इनिशियल बोलना जरूरी है, दूर दूर हो सकते हैं ना, ऑर्थोगोनल ऐसे दूर दूर हो सकते हैं, एंगल का मतलब है वहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ more than two vectors passes through a single point, then they are called कॉन्करेंट वेक्टर्स। उन्हें हम बेटा कॉन्करेंट वेक्टर्स बोलते हैं। लिखो, मैं 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहूँगा क्योंकि ठंडा हो चुका है ऑलरेडी, तो कोई ललचाएगा नहीं। बेटा अब मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बताइएगा ज़रा मुझे।
एक बॉडी है, उस पे मैंने 3 फोर्स लगाए, एक F1 लगाया, एक F2 लगाया, एक F3 लगाया। अब मैं अगर मान लो ऐसे बोल, F1 F2 F3 आर ऑप्शन 1 कॉन्करेंट बट नॉट को इनिशियल, ऑप्शन बी को इनिशियल बट नॉट कॉन्करेंट, ऑप्शन सी both co-initial and concurrent, and option D neither concurrent nor co-initial। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सारे फोर्स हमने P पॉइंट पे लगाए, बताओ तो क्या आंसर होगा? F1 F2 एंड F3 इन दिस डायग्राम, यहां पर क्या है? कॉन्करेंट एंड देखो एक ही पॉइंट से पास होने चाहिए तो पास हो रहे, और P पॉइंट पे ही लगाया है तो सभी की टेल सेम पॉइंट पर है, तो कॉन्करेंट एंड को इनिशियल बोथ, यही तो आंसर सही होगा बेटा। अच्छा, एक एग्जांपल और है, ये एक मान लो स्फीयर है, एक फोर्स मैंने यहां से लगाया F1 इस पॉइंट पे, यहां पे मैंने ऐसे पुश किया है, कोई एक फोर्स लगाया, नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं, जो कि ऐसे पास हो रहा है, यहां से सेंटर से पास हो रहा है। एक फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूं, ये दूसरा फोर्स है F2, दूसरा व्यक्ति धक्का दे रहा है, और एक तीसरा फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूं F3। अब मुझे बताओ F1 F2 F3 क्या लिखोगे? बोथ कॉन्करेंट एंड कोइनिशियल, कॉन्करेंट है। कॉन्करेंसी क्या कहती है? कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाया जाए तो एक पॉइंट पे कट करना चाहिए। तो देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाओगे ऐसे तो यहां से पास हो रही है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाओगे तो यहां कट कर रही है, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी यहां कट कर रही है, यानी तीनों सेंटर पे कट कर रहे हैं, तो ये कॉन्करेंट हैं। कैसे हैं? कॉन्करेंट। क्या को इनिशियल है? तो लिखेंगे कॉन्करेंट बट नॉट को इनिशियल। क्या आंसर, फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? तो कॉन्करेंसी तो तब भी होगी जब को इनिशियल होंगे, और तब भी हो सकती है जब को इनिशियल ना हो, है ना? बना लो दोनों डायग्राम। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर को इनिशियल है तो कॉन्करेंट तो 100% होंगे, पर अगर कॉन्करेंट है तो को इनिशियल होना ज़रूरी नहीं है। कॉन्करेंट वेक्टर को इनिशियल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर को इनिशियल वेक्टर 100% कॉन्करेंट होंगे। हाँ, लेकिन कॉन्करेंसी केवल 3 में ही होती है। वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट नोट। बेटा कॉन्करेंसी 2 पॉइंट वेक्टर में नहीं देखी जाती, 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर में होती है, लेकिन को इनिशियल तो 2 भी हो सकते हैं। तो मैं जो बातें कर रहा हूँ वो कम से कम 3 वेक्टर को लेके कर रहा हूँ। क्योंकि 2 वेक्टर तो हमेशा कहीं ना कहीं काट ही देंगे जाके। बेटा बढ़ा जाए। चलिए, तो अगला हम लिखेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स
बेटा को प्लेनर किसे कहते हैं बताओ जरा? सेम प्लेन में हो ना, वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में जो होंगे उन्हें हम कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। अच्छा बताओ, मेरी ये जो 4 उंगलियां आप देख रहे हो, क्या ये कोप्लेनर हैं? ऐसे मोटा मोटा बताना, नापने मत लगना। कोप्लेनर है कि नहीं है? लेकिन अगर एक उंगली में ऐसी कर दूं तो क्या ये चारों कोप्लेनर हैं? अभी ये जो चारों हैं वो कौन से प्लेन में है? अरे हॉरिजॉन्टल प्लेन तो बोल सकते हो ना। अभी चारों कौन से प्लेन में है? वर्टिकल प्लेन में है ना। तो कोप्लेनर का मतलब जो अगर सारे के सारे वेक्टर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर मैं ये 4 उंगलियां लेके और एक पेन ले रहा हूं, ये पांचों कोप्लेनर हैं क्या? क्योंकि मेरी चारों उंगलियां तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है पर ये प्लेन के बाहर आ रही है, क्या अभी कोप्लेनर है मामला? पक्की बात, ठीक है ना। तो वो वेक्टर्स जो सेम प्लेन में होते हैं उन्हें हम कोप्लेनर कहते हैं बेटा। वो वेक्टर्स जो हमारे सेम प्लेन में होते हैं ना, जैसे मान लो बेटा ये XY प्लेन है, XY प्लेन है, ये मान लो XY प्लेन है बेटा। तो अगर जितने भी वेक्टर इसी प्लेन में होंगे, मतलब प्लेन के बाहर नहीं आ रहे, ध्यान रखना, ये सारे के सारे वेक्टर कैसे होंगे? कोप्लेनर। मतलब कोई भी वेक्टर ऐसे सब बोर्ड पे ही लेटे हुए हैं, ऐसे बोर्ड में इधर इधर इधर, कोई भी वेक्टर ऐसे नहीं आ रहा है, ना उधर अंदर जा रहा है। मान लो ये सारे वेक्टर बोर्ड के प्लेन में, एक वेक्टर ऐसे बाहर आ रहा है, तो ये कोप्लेनर नहीं होंगे ना। तो मतलब सारे XY प्लेन में है तो सारे XY प्लेन में। अब इस बात को हम देखेंगे कैसे? 2D में तो हम बड़े आराम से देख सकते हैं, जैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी आपको नहीं पढ़ाया ये वाली बात, तो अभी आपको बस डेफिनेशन ही याद रखनी है। चूंकि आप लोग R1 बैच में हैं तो इसमें ये माना जाता है कि एक बार सुना तो है ही चीज़ों को, भले ही समझा नहीं है, सुना तो है ही। तो 2i + 3j मान लो लिखा हो, 5i + 4j लिखा हो, i - 2j लिखा हो, अगर ऐसे लिखा है तो ये सब कोप्लेनर है, क्योंकि ये सब काहे में? XY प्लेन। इसमें कोई Z कंपोनेंट नहीं ना। तो जब कोई Z कंपोनेंट नहीं होता, Z नहीं होता, K नहीं है ना, तो ये वाला वेक्टर भी अभी ये समझना कंपलसरी नहीं है, ये मैं आगे समझाऊंगा। समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम आगे दोबारा समझाएंगे आपको। ये भी XY प्लेन में है, ये भी XY प्लेन में है, ये भी XY, सारे के सारे कैसे हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक K और जोड़ दूँ तो ये कोप्लेनर नहीं रह जाएंगे, क्योंकि ये दोनों तो XY प्लेन में होंगे और ये XY प्लेन में नहीं है हमारा, ठीक है ना। तो सिंपल बात है, कोप्लेनर वेक्टर्स बेटा उन्हें बोलते हैं जो सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है, उन्हें कोप्लेनर हम लोग बोलते हैं। तो अगर मुझे 2-3 पेन पकड़ाओ जरा, पूछें तुम लोगों से, बस इतना बहुत है। ये मेरे हाथ में 4-5 वेक्टर्स हैं, ये एक वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। मैं कुछ फोटोज़ बनाऊंगा, आप बताइएगा कि मैं क्या कोप्लेनर वेक्टर्स बना पा रहा हूं क्या? तो बताइए, क्या अभी आपको ये तीनों कोप्लेनर दिख रहे हैं? देखिए प्रैक्टिकल बात की बात अलग होती है। ये एक ही कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है। कौन सा प्लेन है? क्या आप कोप्लेनर नहीं है क्या? अभी भी है, ये वाला प्लेन है ना, अभी भी सेम प्लेन में, अरे है ना। अच्छा बताइए, क्या अभी कोप्लेनर है? ये दो तो प्लेन में है पर ये उस प्लेन के बाहर है। इस प्लेन को लोगे तो ये प्लेन के बाहर है, समझ रहे हो ना। ये नीचे हॉरिजॉन्टल वाले दो ले रहे हो तो ये प्लेन के बाहर है। अगर इन दो को मिला के प्लेन ले लोगे तो ये प्लेन के बाहर हो जाएगा, इन दोनों को मिला के प्लेन ले लोगे तो ये बाहर हो जाएगा। तो अभी तीनों सेम प्लेन में, बताओ है कि नहीं? लेकिन अभी सेम प्लेन में नहीं है। अच्छा बताओ, अभी चारों बताओ सेम प्लेन में है कि नहीं? अभी अब चारों कोप्लेनर है कि नहीं? तो कोप्लेनरिटी समझ पा रहे हो कि नहीं? सेम प्लेन का मतलब होता है कि एक ही प्लेन उसको कंटेन कर रहा हो, कोई भी वेक्टर उस प्लेन के बाहर या अंदर प्लेन को इंटरसेक्ट करके इधर उधर ना जा रहा हो, ठीक है ना। तो इसे हम कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर होता है बच्चों, इसे नल वेक्टर कहा जाता है। नल वेक्टर कहते हैं या जीरो वेक्टर कहा जाता है। और इसे बच्चों हम लोग जीरो के ऊपर वेक्टर लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं, नल वेक्टर। तो बेटा नल वेक्टर क्या होता है? जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि वेक्टर क्वांटिटी की मैथमेटिक्स, उसकी जो अलजेब्रा है वो थोड़ी भिन्न है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है,
उनको जोड़ने के, घटाने के, गुणा भाग के सब अलग अलग नियम हैं। उन्हीं को हम समझ रहे हैं इस चैप्टर में कि वेक्टर जोड़े कैसे जाएंगे, घटाए कैसे जाएंगे, यही सब पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। तो इस पूरी प्रक्रिया में हम ये सीखने वाले हैं आगे कि जब दो वेक्टरों को जोड़ा जाता है तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है। इसी तरह जब दो वेक्टर को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमें एक नया वेक्टर मिलता है। तो अगर मैं ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ूंगा तो वी विल गेट ए न्यू वेक्टर, और अगर मैं ए में बी को घटाऊंगा देन ऑल्सो वी विल गेट ए न्यू वेक्टर। तो एक प्रश्न मन में ये आया कि भाई जब हम अपनी बेसिक अलजेब्रा में पढ़ते हैं कि हम 5 में 5 घटा दें तो 0 आ जाता है, ये हमने पढ़ा है कि 5 में 5 को घटा दें तो 0 आ जाता है। तो हमने अपनी अलजेब्रा में 0 डिफाइन कर रखा है, और 0 की प्रॉपर्टी कुछ इस तरह की है कि 0 को हम किसी से जोड़ते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, घटाते हैं 0 को तो फर्क नहीं पड़ता, पर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है ना। तो ऐसे ही जो वेक्टर की अलजेब्रा बनाई गई तो उसमें प्रश्न ये उठा कि जब हम एक वेक्टर में दूसरे को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो हमसे कहा गया कि हमें एक नया वेक्टर मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा, उसे हमने आर कहा। लेकिन किसी ने कहा कि सर अगर हम ए में ए को ही घटा दें, हम एक वेक्टर में उसी वेक्टर को घटा दें तो सर हमें क्या मिलेगा। अब हमने किसी चीज को उसी चीज से माइनस कर दिया तो अलजेब्रा ये कहती है कि 0 हो गया। लेकिन चूंकि वेक्टर अलजेब्रा का सिद्धांत ये है कि एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को जोड़ा जाए या घटाया जाए, रिजल्ट हमें एक वेक्टर ही प्राप्त होता है, इसलिए इसका आंसर भी एक वेक्टर होना चाहिए। लेकिन इसमें भी डाउट नहीं है कि ये 0 हो गया है, तो इसे हम लोगों ने क्या कहा, 0 वेक्टर। मतलब हमने कहा कि इसका मैग्नीट्यूड तो 0 होगा पर ये हमारा 0 नंबर नहीं है, इट इज ए 0 वेक्टर। तो बेटा फिर हमने बेसिकली ऐसे समझ लो कि मैथमेटिक्स के सिद्धांत फेल ना हो जाए, इस चक्कर में हमने वहां पर भी वेक्टर अलजेब्रा में भी हमने एक 0 डिफाइन कर रखा है जिसे हम 0 वेक्टर कहते हैं। तो किसी भी वेक्टर में जब उसी वेक्टर को घटाया जाता है तो हमें 0 वेक्टर मिलता है। तो 0 वेक्टर है क्या, एक ऐसा वेक्टर, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसे 0 वेक्टर कहते हैं। बेटा एक वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 इज कॉल्ड नल वेक्टर, इज कॉल्ड नल वेक्टर, इसे हम नल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, नल वेक्टर बुला सकते हैं। चलो तो अब अगर मैं मुद्दे की बात करूं, नल वेक्टर, अब तुम सोचो किसी एरो, अभी इस पेन की डायरेक्शन तुम बता सकते हो, मेरे को बताओ बेटा पेन किस तरफ इशारा कर रहा है, तुम कहोगे सर राइट डायरेक्शन में है। अभी पेन किधर जा रहा है, ये वेक्टर किधर है, तुम कहोगे ऊपर की तरफ है। अगर मैं इसकी लेंथ घटाते 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 0 कर दूंगा, तो जब 0 कर दूंगा तो क्या ये पॉइंट रह जाएगा, ये डॉट बचेगा, डॉट जिसकी लंबाई 0 हो जाएगी, एरो की लेंथ 0 हो जाएगी, वो एक डॉट बचेगा, सिंपल डॉट। और मुझे इस डॉट की तुम डायरेक्शन बता सकते होगे। तो जिस वेक्टर की बेटा लेंथ 0 हो जाती है वो एक डॉट पॉइंट जैसा बचता है, और पॉइंट की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, तो आप कह सकते हो इट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। बेटा इस बात को समझो कि वेक्टर की परिभाषा ये कहती है कि वेक्टर उसे कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और जिसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। लेकिन नल वेक्टर इनसे भिन्न है, नल वेक्टर में बात थोड़ी बदल जाती है बच्चों, ये कॉमन वेक्टर के प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए इसे हम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिक वेक्टर, क्योंकि इसमें कुछ यूनिकनेस पाई जाती है, कॉमन चीज नहीं है, कॉमन चीज से हटके है बेटा, इसीलिए इसे हम लोग यूनिक वेक्टर भी कहते हैं। बेटा ऐसे सवाल आ सकता है कि बताओ यूनिक वेक्टर कौन सा है, यूनिक वेक्टर कौन सा है, तो उसका आंसर होगा कि यूनिक वेक्टर हमारा जो होता है वो होता है हमारा 0 वेक्टर या नल वेक्टर इज बेसिकली द यूनिक वेक्टर, है ना, नॉट यूनिट, यूनिट अलग है ना। अच्छा अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज बिल्कुल इसकी उसी तरह से होती है बेटा, प्रॉपर्टीज बिल्कुल इसी तरह से होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ 0 वेक्टर, कि अगर हम किसी वेक्टर में 0 वेक्टर को ऐड करते हैं
तो हमें सेम वेक्टर मिलता है, 0a वेक्टर मिलता है। जैसे 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बेटा किसी वेक्टर में 0 वेक्टर को घटाते हैं तो भी हमें सेम वेक्टर मिलता है। लेकिन जब हम 0 वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। अंकित, मेरा चार्जर लगा होगा आईफोन का ऑफिस में, वो दे देना। ए वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब फिर वही बात है कि थोड़ा थोड़ा आप लोग को आइडिया होगा, हम आगे पढ़ाएंगे ये वाली बात कि मल्टीप्लिकेशन नहीं होता वेक्टर में, हम प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कह दो अगर कहना हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम जब पढ़ेंगे आगे 2 प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर के, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। आगे हम देखेंगे कि डॉट क्या होता है, क्रॉस क्या होता है। अभी इतना समझो कि जब 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो आंसर स्केलर आता है, आंसर में वेक्टर नहीं आता। लेकिन जब क्रॉस किया जाता है तो आंसर में क्या आता है, वेक्टर। अब हमें पता है कि 0 को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, 0। लेकिन जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो नंबर वाला 0 मिलेगा, 1 2 3 4 वाला 0। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट है हो रहा है 0 वेक्टर से तो 0 वेक्टर मिलता है। देखिए ये चारों स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं इसमें से एक नीट का सवाल देखता हूं। कैसे सवाल देखूंगा, मैं ऐसे सवाल बनाऊंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नल वेक्टर। नल वेक्टर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, और ये 4 ऑप्शन में 4 बातें लिखूंगा। एक ऑप्शन में ये लिखूंगा, एक में ये लिखूंगा, एक में ये लिखूंगा, एक में, इनमें से 4 में से गलत लिख दूंगा मैं, कोई गलत ही लिखना है। इसको भी 0 लिख दूंगा, इसको भी 0 लिख दूंगा। तो जब ये क्रॉस वाला 0 गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 0 क्या होगा, 0 वेक्टर होगा। तो आप इस बात को समझिए, प्रॉपर्टीज ऑफ नल वेक्टर पे एक सिंपल सा नीट का क्वेश्चन बन सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ नल वेक्टर क्या है। तो नल वेक्टर को जोड़ने पर फर्क नहीं पड़ता, सिंपल है, 0 घटाने से फर्क नहीं पड़ता, पर मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा। डॉट मल्टीप्लिकेशन जो है, डॉट प्रोडक्ट जो है, चूंकि उसका आंसर, अब ये बात जब मैं आपको पूरी वेक्टर पढ़ा दूंगा तो आपको पता होगा कि जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो आंसर एक स्केलर आता है, तो यहां 0 नंबर आएगा, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो आंसर एक वेक्टर आता है। आना 0 ही है मल्टीप्लाई करने पे, पर ये 0 होगा और ये 0 वेक्टर होगा। इतनी सी बात है बेटा, फटाक से लिख लो। नोटेड एवरीवन? चलिए, तो अब वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें बच्चों, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1 है। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम लोग यूनिट वेक्टर बुलाते हैं बच्चों। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अच्छा बेटा, यूनिट वेक्टर इसलिए बनाया गया है, ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है।
तो हम इसके बारे में एक लाइन और लिख सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। बेटा यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका होता है ए कैप, बी कैप, सी कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, मतलब कैप लगा के लिखते हैं हम लोग। वेक्टर के ऊपर अगर एरो की जगह कैप लगा हुआ है तो ये एक स्पेसिफिक पहचान होती है कि दिस इज ए यूनिट वेक्टर। तो बच्चों हमें समझ जाना चाहिए किसी भी यूनिट वेक्टर का बेटा, चाहे वो आई कैप हो, चाहे वो जे कैप हो, चाहे वो के कैप हो, बेटा किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उन्हें हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और ये हमें डायरेक्शन बताने के काम आते हैं बेटा। इनका रोल होता है डायरेक्शन बताना। बल्कि आप ऐसे कह सकते हो कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को मैथमेटिकली लिखना हो तो हम यूनिट वेक्टर ही लिखेंगे। जैसे हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को आई कैप से लिखते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। वाई एक्सिस की डायरेक्शन को जे कैप लिखते हैं, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप। जेड एक्सिस की डायरेक्शन को हम के कैप से लिखते हैं। तो ऐसे ही जैसे हमने आई कैप लिख दिया तो आई कैप को देखते ही हम समझ जाते हैं कि यार ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को बता रहा है। तो यूनिट वेक्टर का जो काम होता है बच्चों, वो डायरेक्शन बताने का काम होता है। कुछ बेसिक बातें हम और करें, जैसे मान लो बेटा हमारे पास कोई ए वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास, कुछ भी हो सकता है, ऐसे रफली मान लेते हैं। एरो की लंबाई मैग्नीट्यूड बताती है, तो मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने इस एरो की लंबाई 7 यूनिट मानी है। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 7 यूनिट होगा। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 7 यूनिट होने वाला है, ठीक है ना। तो हमें ये ए वेक्टर लिखा हुआ, अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कि मुझे ए कैप चाहिए, बहुत ध्यान समझना, तो ए कैप का मतलब क्या है। ए वेक्टर की जगह अगर मुझे ए कैप चाहिए होगा तो इसका मतलब क्या है। इसे कई तरह से बुला सकते हैं। सबसे पहले इसे हम बुला सकते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ऐसे बुला सकते हैं इसे। हम ऐसे बुला सकते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर कह सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा। ऐसे सीधे सीधे कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर कह सकते हैं, या यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, या अलोंग ए वेक्टर, एक ही बात है। मतलब ए कैप जो है ना वो ए वेक्टर की क्या है, डायरेक्शन है। और डायरेक्शन कह लो, यूनिट वेक्टर कह लो। अब अगर मैं ये चाह रहा हूं कि बेटा समझना इस बात को कि अगर मुझे ये वेक्टर पता है और इसकी मदद से मैं ये निकालना चाहता हूं, तो बहुत आसान है बेटा। हमने कहा यार ये तो एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है यार, 1। तो हमने कहा यार इसका मैग्नीट्यूड तो 7 है। 1 2 3, एरो की लंबाई तो मैग्नीट्यूड है 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने कहा थोड़ा बेसिक लगाते हैं, मुझे ए कैप चाहिए, तो मैंने कहा यार ए कैप एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ध्यान सुनना, ए कैप एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, लेकिन जिसकी डायरेक्शन ए के अलोंग ही होगी, क्योंकि ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर या यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। इसका मतलब ए वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर कह सकते हो, या सीधे सीधे ए वेक्टर की दिशा भी बुला सकते हो। तो अगर मैं पेन का यूज करके बनाऊं तो मैं ऐसे बना सकता हूं। अगर आप ध्यान समझदारी दिखा पा रहे हो और समझ पा रहे हो, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, कैसे चल जा रहा है, आवाज छोड़ रहा है क्या बीच में? हाँ, अरे कुशवाहा जी बेटा यहां से यहां तक की जो एरो की लंबाई बताओ कितनी लंबाई दिख रही है, 1 दिख रही कि नहीं दिख रही? ये जो मैंने नीचे वेक्टर बनाया है जरा इससे रिलेट करके बताओ। अगर इसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट है ना। लंबाई देखो, इसकी लंबाई 7 टाइम्स है, इसकी लंबाई 1/7 हो गई। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था
कि अगर मैं किसी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो a वेक्टर है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाता है। लेकिन अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मैग्नीट्यूड आधा हो जाता है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मेरे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 7 है और उसी डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। 1 इसका 7 है, इसका 1 है। मैं इसमें ऐसा क्या कर दूं कि मुझे ये मिल जाए? 7 से भाई अगर मैं ए वेक्टर में 7 से डिवाइड कर दूं तो ए वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो 7 गुना घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 7। 7 में 7 से डिवाइड कर दिया, मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। मुझे बताओ जरा ध्यान से कि a/7 करने से क्या हमें एक ऐसा वेक्टर मिल रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है? तो क्या हम 1 यूनिट का मैग्नीट्यूड वाले को क्या हम यूनिट वेक्टर बुला सकते हैं क्या? बताओ, बुला सकते हैं क्या? 7 था क्या? 7 इसका क्या था? मैग्नीट्यूड। यानी अच्छा सोचो, बताओ अगर इसका मैग्नीट्यूड 7 ना होता, 10 होता, 10, और मेरे को यूनिट वेक्टर बनाना होता तो 10 मैग्नीट्यूड को मेरे को कितना बनाना है? 1। 10 को 1 बनाने के लिए 10 को किससे डिवाइड करोगे? 10 से। अरे वॉट एवर इज द मैग्नीट्यूड उसी से डिवाइड कर दोगे। 15 होगा तो 15 से डिवाइड कर दोगे। यानी अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है और मुझे 1 मैग्नीट्यूड बनाना है तो मैं 10 से डिवाइड करूंगा। 20 है, मुझे 1 बनाना तो मैं 20 से डिवाइड करूंगा। इसका मतलब मेरे बच्चों तुम ये बात समझ गए होगे कि वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है लेकिन उसकी डायरेक्शन वही रहती है। उसी को तो यूनिट वेक्टर कहते हैं। 1 मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को ही तो यूनिट वेक्टर कहते हैं। यानी किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। लेकिन बात अधूरी है, यहां पर एक बात और समझो। अगर मैं इसको थोड़ा घुमा के समझाऊं तो मैं वेक्टर को फिर इसको इधर भेजना चाहता हूं, इधर। तो ए वेक्टर जो है, लिखो 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 लिखो, मैं आवाज बुलाता हूं। कुशवाहा जी, प्रेमू भैया आ जाओ बेटा। नोट करो। आवाज छोड़ रहा है, चार्जर मंगाया तो उनके दे दिया है। किसमें? तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं बच्चों? तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद करना है आपको, ठीक है?
अब इसको मैं ही कह रहा था कि बच्चों इसको अगर हम थोड़ा सही से लिख दें तो देखो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करे दे रहे हैं तो वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेटा हमारा वेक्टर है, वेक्टर, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है बेटा, और ये है डायरेक्शन। मतलब किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए, मैथमेटिकली लिखने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो वेक्टर को लिखोगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर आ जाएगा, और अगर आपको डायरेक्शन चाहिए मतलब यूनिट वेक्टर चाहिए तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अच्छे से बिल्कुल क्लैरिटी से साथ याद होना चाहिए। और ये मैंने एग्जांपल बस आपको समझाने के लिए लिया है कि डिवाइड बाय मॉड एक क्यों आ रहा है, क्योंकि जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसी से डिवाइड करोगे तो अपने आप मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, और जैसे मैग्नीट्यूड बेटा 1 होगा वो वेक्टर हमारा एक यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यूनिट वेक्टर में बेटा 3 स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती है जो हमें रटी होनी चाहिए, जो कन्वेंशनली डिफाइंड है बेटा, है ना। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बताओ यूनिट वेक्टर क्या माना गया है, आई कैप। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में बेटा जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में के कैप। तो बेटा ये बताओ अगर नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन होगी, नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन तो क्या होगा, माइनस। नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में बेटा माइनस जे कैप, और नेगेटिव जेड डायरेक्शन में माइनस के कैप होगा, है ना। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बेटा आई कैप, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन माइनस आई कैप। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन जे कैप, नेगेटिव वाई डायरेक्शन माइनस, क्योंकि नेगेटिव करने से डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, सिंपल बात है। पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में के कैप और नेगेटिव जेड डायरेक्शन में माइनस के कैप, है ना। ये हमारी कन्वेंशनल है, इनके पीछे कोई साइंस नहीं। सब सारे साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट आपस में बैठे, मैथमेटिशियन बोले क्या नाम रखा जाए एक्स वाई जेड का। अच्छा, एक्स वाई जेड के यूनिट वेक्टर ही क्यों बनाए गए, क्योंकि जितना भी मोशन है, जितना भी हम पूरा 3D स्पेस को स्टडी करते हैं, हम इन्हीं 3 एक्सेस के टर्म्स में स्टडी करते हैं, इसलिए हमने इन 3 डायरेक्शन को डिफाइन कर लिया, इनके नाम रख लिए। अब जो भी वेक्टर होगा उसको एक्स वाई जेड के टर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। जितने भी दुनिया में वेक्टर होंगे उनको आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में हम लिख सकते हैं, इसलिए 3 स्टैंडर्ड डायरेक्शन हम लोगों ने डिफाइन कर रखी। तो बस इसमें आपको याद होना चाहिए कि आई कैप, हाँ जाना है तो बाना तो नहीं, ठीक है, कल दिखाना कि रिपोर्ट, तभी जस्टिफाई होगी चीज़ें। नोट्स लेकिन बना लेना, नोट्स कल क्लास आने से पहले नोट्स बना लेना। नहीं डॉक्टर के पास है। तो अब जैसे इसका छोटा सा यूज दिखाते हैं बेटा, छोटा सा यूज दिखाते। मान लो कि हमारे पास एक गाड़ी है, ये बेटा ये एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये मान लीजिए तुम अपनी मर्सिडीज में जा रहे हो, ठीक है, डॉक्टर बनने के बाद उससे नीचे क्या ही चलोगे भाई, साइकिल से चलोगे, महान डॉक्टरों की श्रेणी में आओगे। क्या डॉक्टर है, देखो इतना बड़ा साइकिल से चलता है, अपनी सारी संपत्ति जो है अपने गुरुओं को दान कर दी है। तो आइए बात करते हैं। तो ये कार मान लो इधर जा रही बेटा, है ना, और इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। और मान लो हम इसकी वेलोसिटी को मैथमेटिकली बच्चों लिखना चाह रहे हैं यार, तो कैसे लिखेंगे। देखो, किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए बेटा हमें 2 चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड चाहिए बेटा और डायरेक्शन चाहिए बेटा, है ना, 2 चीज़ें चाहिए बेटा। मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, कल बताया था, थोड़ा फोड़ डालूंगा, जल्दी बताओ। न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट,
मिलाकर बनता है मैग्नीट्यूड। यानी मैग्नीट्यूड 20 है कि पूरा 20 मीटर पर सेकेंड है? हाँ, तो मैग्नीट्यूड हो गया भैया 20 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन देखो, अब बताओ मुझे गाड़ी किस दिशा में जा रही है? क्या पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में जा रही है? और पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन हमारे पूर्वज क्या बना के गए हैं? आई कैप। तो बेटा इसे ऐसे लिखेंगे 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। लोग कभी कभी पीछे भी लिख देते हैं, आगे लिखो पीछे लिखो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो यह बिल्कुल सिंपल यूज है। जैसे अब मुझे लैंग्वेज में बताने की जरूरत नहीं है कि बेटा 20 न्यूटन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। जैसे ही आपने देखा कि 20 आई कैप लिखा हुआ है, आप तुरंत समझ गए कि यार ये जो है ना, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये वेक्टर हमारा है। अब बेटा मैं कुछ फोर्स लिख रहा हूं, बना रहा हूं। आप लोग क्या करिएगा, आप लोग इन फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है? मतलब मैथमेटिकली। एक फोर्स बेटा मैंने F1 बनाया, इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। अभी बिल्कुल सरल वाले दूंगा, जितना पढ़ाया है 2 क्लास में उतना ही दूंगा। ये मानकर नहीं दूंगा कि पहले से कि आगे का याद है। भले तुम्हें याद है, अच्छी बात है। जैसे मैंने इस वेलोसिटी को लिखा है ना, वैसे ही चारों फोर्स को लिखना है आपको। मुझे मत बताओ, बस लिख लो। जब मैं लिखूं तो वेरीफाई कर लेना। बेटा लिख लिए क्या सभी ने? आइए बताइए क्या क्या लिखे आपने। देखिए F1 जब हम लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड लिखेंगे और डायरेक्शन लिखेंगे। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। तो बेटा मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10 न्यूटन, डायरेक्शन हो जाएगा आई कैप। न्यूटन बाद में लिख दिया। क्या सही लिखा है आपने?
ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है ना, देखो ना पॉजिटिव एक्स। F2 बताओ क्या लिखें, मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन, डायरेक्शन क्या है जे कैप, तो 15 जे कैप न्यूटन। चलिए F3 बताइए क्या है, 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, माइनस आई कैप क्या है डायरेक्शन, तो इसे लिखेंगे -20 आई कैप न्यूटन। कोई परेशानी बेटा, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये क्या है नेगेटिव एक्स। अगर मुझे F4 लिखना हो बेटा बताओ क्या लिखेंगे, क्या डायरेक्ट लिख दूं -25 जे कैप न्यूटन, क्योंकि माइनस जे कैप डायरेक्शन हो जाएगी, ये पॉजिटिव वाई है बेटा, ये नेगेटिव वाई है। ये बहुत बेसिक इस्तेमाल है कि यूनिट वेक्टर की हेल्प से वेक्टर को लिखा कैसे जाता है, लिखने का ढंग है बस, और कुछ नहीं है ना। बाकी यूनिट वेक्टर को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, जब हम पूरा IJK अच्छे से पढ़ लेंगे तब बात करेंगे, सवाल उसके तभी आएंगे, अभी मैं बस आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे जो वेल नोन वेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, इतने हमें पता होने चाहिए, इन सब पे सवाल हमारे नीट एग्जाम में बनता है, NCERT के दायरे में है सारी चीज़ें। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे, अब हमने ये सीख लिया है कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर को बनाते कैसे हैं, दिखाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ये सारी चीज़ें कर लें। अब मेन मुद्दे पे आएंगे जिसके लिए चैप्टर पढ़ रहे हैं कि वेक्टर जोड़े कैसे जाते हैं। अगर 5 और 5 10 नहीं होता तो कितना होता है, ठीक है, घटाते कैसे, अगर हमारे जोड़ घटाना जो हमने पढ़ा है वो नहीं फॉलो होता है तो क्या होता है फिर यहाँ पे। तो अब हम ये सीखेंगे बच्चों कि दो वेक्टर को हम जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, और उसके बाद इसी में डिफरेंट रूल्स पढ़ते जाएंगे और तरीके सीखते जाएंगे, और एट द एंड हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे करते हैं। डिवाइड में होना नहीं है, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, डिवीजन होता ही नहीं है वेक्टर में, डिवीजन डिफाइन नहीं होता, आप ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर नहीं कर सकते, अनडिफाइंड है ये। आगे मैं लिखवा दूंगा कि वेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें डिफाइन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट, यहाँ तक हमको वेक्टर पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब हेडिंग डाल देते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। बेटा दो वेक्टर्स को जोड़ने पे, जैसे हम कोई भी दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं, जैसे कि हमने वेक्टर अलजेब्रा का सिंपल बात बताया, कोई भी दो वेक्टर जोड़ते हैं तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है बेटा। उस नए वेक्टर को हम क्या कहते हैं, रिजल्ट मिलता है, उसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बुलाते हैं बेटा, तो कभी भी बेटा दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर जोड़ेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी एक वेक्टर ही होता है, जो कि एक नया वेक्टर होता है, जिसकी डायरेक्शन बेटा अलग हो सकती है, जिसका मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है। तो दो वेक्टर्स को ऐड करने पर हमें जो वेक्टर मिलता है उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अब बेटा हमारा उद्देश्य यह है कि हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर को पता करना है कि अगर हम इन दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो जो हमें नया वेक्टर मिलेगा वो कैसा होगा, उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसको समझने के लिए हमारे फिजिक्स और मैथमेटिक्स को कंबाइन करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ लॉ बनाए गए जो हमें पढ़ने हैं, और उन्हीं रूल का इस्तेमाल करके हम आर के बारे में जानकारी करेंगे कि जब दो वेक्टर हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा और उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ठीक है। तो इसके लिए बेटा कुछ रूल में, दो वेक्टर को ऐड करने के दो रूल है, एक है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन बेटा, और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। त्रिभुज का नियम बेटा और समानांतर चतुर्भुज का नियम। एक तो हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, और दूसरा हम देखेंगे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन।
तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। देखो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, कैसे जोड़ना है दो वेक्टर को। इन्होंने ये लॉ कहता है कि बेटा हमें जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, मान लो हमें इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है और इनके बेटा एडिशन से जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा आर, उसकी जानकारी पता करनी कि वो वेक्टर कैसा होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो यहां पर हमें ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि जिन दो वेक्टर्स को जोड़ना है उनमें से a प्लस बी जैसे करना है तो पहले a वेक्टर को बना लो। तो पहले a वेक्टर को बेटा हम बना लेंगे। तो हमने a वेक्टर यहाँ पे बना लिया, हमने a वेक्टर यहाँ पे बना लिया, ये उठा के हमने यहाँ पे बना लिया। फिर ये कहता है कि a वेक्टर जहाँ से खत्म हो रहा है, जहाँ उसकी हेड है, वहाँ से दूसरे वेक्टर को शुरुआत करो, स्टार्ट करो, यानी दूसरे वेक्टर की टेल इसके हेड पे जाके रख दो। तो हमने इसको ऐसे उठाया, पैरेलल इसको यहाँ पर ऐसे रख दिया। तो ऐसे हमने इसको ऐसे रख दिया, ये बी वेक्टर उठा के यहाँ रख दिया एज इट इज, बिना डायरेक्शन चेंज के, बिल्कुल ऐसे पैरेलल ला के यहाँ रख दिया। तो बेटा पहले ए वेक्टर को बनाना है, पहला वेक्टर जहाँ से खत्म होगा वहाँ से दूसरा वेक्टर शुरुआत होगी, वहाँ से दूसरा स्टार्ट होगा। फिर क्या करना है, फिर ये लॉ कहता है कि जब ऐसे रख लो तो जहां पहले वेक्टर का टेल था, इनिशियल पॉइंट, और जहां दूसरे वेक्टर की हेड है, फाइनल पॉइंट, उनको मिलाते हुए एक नया वेक्टर बना दो और यही वेक्टर हमारा इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहलाएगा। और क्योंकि ये ट्राइंगल बन के तैयार हो जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा, इसलिए इसे ट्राइंगल लॉ नाम दे दिया जाता है। अब बहुत सिंपल बात है कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन हम इसे बोलते हैं। तो इसे अगर किताबी भाषा में कहें तो कुछ ऐसे बोला जाता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हों ए और बी, उन्हें एक ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करें, कॉन्जिक्यूटिव, लगातार एक के बाद दूसरी कॉन्जिक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट करें, तो उस ट्राइंगल की जो थर्ड वाली साइड होती है वो हमें रिजल्टेंट वेक्टर बताती है। अब गौर करने वाली बात यह है बच्चों, हम लोगों ने स्केलर में पढ़ा था। स्केलर उनको बोलते हैं जिनमें डायरेक्शन नहीं, मास, टाइम, एनर्जी, टेम्परेचर, उनको जब हम जोड़ते हैं ना तो जो रिजल्ट आता है वो सीधे सीधे जुड़ जाता है। 50 जूल में 50 जूल ऐड करोगे 100 जूल आएगा, 100 kg में 30 kg ऐड करते हो 130 kg आता है। लेकिन तुम यहां ध्यान से देखो कि वेक्टर में, मान लो इस वेक्टर की जो लेंथ है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 यूनिट है, और मान लो इसका मैग्नीट्यूड 13 यूनिट है। तो ये जो एरो की लंबाई है, एरो की लंबाई, यही मैग्नीट्यूड होता है। और इस एरो की लंबाई मान लो 10 है और इस एरो की लंबाई 13 है। बहुत ध्यान सुनना, मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूं, अभी हम निकालेंगे विधिवत इस चीज को। तो ये वाली जो येलो कलर वाला ये जो वेक्टर है आपका आर वेक्टर जो है ना, इस वाले साइड की जो लंबाई होगी ना, वही हमारे आर का मैग्नीट्यूड होगा। एरो की लंबाई ही तो मैग्नीट्यूड है। तो बेटा ये जो थर्ड वाली साइड हमने बनाई है, इसकी लंबाई अगर मैं नाप लूँ ना स्केल से, अगर इसकी लंबाई मैंने नापी 10 यूनिट है तो इसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 13 यूनिट हो गया। तो अगर मैं इसकी लंबाई नाप लूँ ना स्केल से, तो वही लेंथ मुझे आर का मैग्नीट्यूड बताएगा। और तुम्हें त्रिभुज की प्रॉपर्टी पता नहीं, मैंने बेसिक मैथ में बताई कि नहीं बताई, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी उस दिन मैं बता रहा था, L1 L2 L3 बताया था ना मैंने, कि किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। कोई भी दो साइड का सम, किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। तो मैं आपको ये क्यों बताना चाह रहा हूं, अगर ये 10 है ये 13 है तो दोनों को जोड़ो कितना आएगा 23, तो तीसरे से बड़ा होगा, यानी इससे इसकी जो लंबाई होगी वो 23 से छोटी होगी। 10 + 13 जो होगा वो आर से 10 + 13 जो होगा वो आर से बड़ा होगा। किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। ट्राइंगल की शर्त ये होती, त्रिभुज बनते ही तब है, त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का योग L1 + L2 L3 से बड़ा होगा, L3 + L2 L1 से बड़ा होगा, L1 + L3 L2 से बड़ा होगा।
तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो तीसरे से बड़ा होगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि 13 + 10 23, 23 R से बड़ा होगा या R 23 से छोटा होगा। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि R की वैल्यू 23 नहीं आएगी, यानी, लेकिन अगर स्केलर जोड़ रहे होते अलग विषय, वो तो एंगल पे डिपेंड करेगा, वो मैं आगे ज्योमेट्री बताऊंगा आपको। उसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, 90 डिग्री पे अलग आएगा, 60 पे अलग आएगा, पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला लिखेंगे, √a² + b² + 2ab cos थीटा, सबको याद है। लेकिन मुद्दा यह है कि यहां 10 + 13 23 आंसर नहीं आने वाला है। आप समझिए, स्केलर होता, एक स्केलर होता जिसका मैग्नीट्यूड 10, दूसरा स्केलर होता जिसका मैग्नीट्यूड 13, और हम उसे जोड़ रहे होते, 100% कितना आता? 23। लेकिन वेक्टर में 23 नहीं आएगा। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, हो सकता है यहां पर कुछ और आ जाए, अभी 20 आ जाए, एंगल बदलेंगे तो हो सकता है 10 आ जाए, हो सकता है इन दोनों को जोड़े तो 4 आ जाए, 3 आ जाए। अभी हम आगे देखेंगे कि क्या क्या आ सकता है, कहां से कहां तक आ सकता है, सारी बातचीत होगी। अभी तो मैं आपको बस थोड़ा डिफरेंस दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इस मेथड के हिसाब से ये जो तीसरी वाली साइड होगी, इसकी जो लंबाई होगी वो हमें R का मैग्नीट्यूड बताएगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमें R का डायरेक्शन बताएगी। तो ज्योमेट्री बना करके हम, ट्राइंगल बना करके हम उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट बता सकते हैं। इसे हम इसीलिए ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। अभी हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, है ना। तो इसमें एक लाइन बेटा लिख सकते हैं, एक लाइन इसमें लिख सकते हैं, इफ 2 वेक्टर्स A and B are represented by 2 consecutive sides of a triangle, नोट कर लिया बेटा। तो फिर से समझो, जिन दो वेक्टर्स को हमें जोड़ना है, अगर A + B करना है तो पहले फर्स्ट वेक्टर बनाएंगे। फर्स्ट वेक्टर, पहला वेक्टर जहाँ से ख़त्म होगा दूसरा वेक्टर वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, A + B। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर ड्रॉ करेंगे और पहले वेक्टर के टेल से दूसरे के हेड को जब ज्वाइन करेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट,
तो वो हमें रिजल्टेंट वेक्टर बनाएगा। अब जरा एक दो ज्योमेट्री बना के मुझे दिखाइए। अगर बेटा ये हमारे पास एक फोर्स है F1 और ये एक फोर्स है F2, तो मुझे दो वेक्टर बना के दिखाइए। एक तो R1 बनाइए, F1 प्लस F2 ड्रॉ करिए अपनी कॉपी में, कैसा बनेगा। और दूसरा मुझे ये भी बना के दिखाइए, F1 प्लस 2F2, F1 प्लस 2F2 ड्रॉ करके दिखाइए। बना लिया। जैसे हमें F1 प्लस F2 बनाना है ना, तो सबसे पहले F1 बनाएंगे। F1 ऐसे बना लिया। जहां से F1 खत्म हो रहा है वहां से F2 को स्टार्ट करेंगे। चलो बनाओ। तो कैसे स्टार्ट करोगे बताओ मुझे, ऐसे जाएगा कि नीचे जाएगा? तो ऐसे बनाएंगे F2, ये F2 बनेगा। फिर इनिशियल से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ये R1 होगा। बताइए यही तो होगा ना बेटा? यस या नो? सही बनाया आपने? अच्छा मुझे बताओ दूसरे वाले में बताओ। R2 मुझे चाहिए, F1 प्लस 2F2। अब बताओ क्या करें? F1 बना लिया ये मैंने, F1 मैंने ये बना लिया। अब मैं बताओ कैसे जोड़ूं इसको। 2F2 का क्या फर्क होगा बेटा? F2 अगर इतना बड़ा है तो 2F2 इसका जस्ट डबल ही तो हो जाएगा। तो 2F2 का मतलब इसका जस्ट डबल हो जाएगा, ऐसे 2 गुना बड़ा बना देंगे। लेकिन पहले जहां से खत्म होगा दूसरा वहां से स्टार्ट होगा, एंड दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर, R2 वेक्टर। तो पहले तो ड्राइंग बनाना आपको आना चाहिए कि हाँ आप ड्रॉ कर पाओगे। अगर आप ड्रॉ कर पाओगे तो आप रिजल्टेंट भी निकाल लोगे। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लो हमसे कार्य, बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी, बाकी जब हम न्यूमेरिकल तभी करेंगे जब हम पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लेंगे, तो हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे और मोस्टली क्वेश्चन हम उसी फॉर्मूले से करने वाले, ठीक है ना। अभी हम थोड़ा ज्योमेट्रिकल मेथड सीख रहे हैं कि अगर हमें कहीं आवश्यकता पड़ेगी ट्राइंगल लॉ अप्लाई करने की तो हमें ज्योमेट्री बनाना आना चाहिए। एक में बहुत कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? बहुत सिंपल बात बना लिया था ना सबने। पहला जहां से खत्म होगा दूसरा, अगर 2F2 करना है बस तो 2F2 को क्या करेंगे? F2 को डबल कर देंगे। F2/2 करना होता तो F2 की लंबाई को आधा कर देते, फिर ज्वाइन कर देते उसको। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर ट्राइंगल लॉ लगा रहे हो तो फर्स्ट वाले के हेड से सेकंड वाले के टेल को ज्वाइन करना है। पहला जहां से खत्म होगा दूसरा वहां से स्टार्ट करना है आपको। इतनी बात आपको समझनी है। और अभी मैं आपको एक सवाल देने जा रहा हूं, उस सवाल को आपको सॉल्व करना है लेकिन सिर्फ ट्राइंगल लॉ लगा के। आपको फॉर्मूला पता होगा, पैरेललोग्राम लॉ आता होगा बहुत से लोगों को, लेकिन मैं आपको जो कह रहा हूँ उसी मेथड को लगाना है। मुझे भी आता है, लेकिन थोड़ा बहुत ट्राइंगल लॉ अप्लाई करना भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, 2 फोर्स लग रहे हैं एक बॉडी पे। उधर वाला कॉपी हो गया है ना
बेटा दो फोर्स लग रहे हैं, टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी। एक बॉडी पर दो फोर्स लग रहे। पहला फोर्स F1 है, इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, ये अलोंग ईस्ट डायरेक्शन में है, टूवर्ड्स ईस्ट है बेटा, है ना। और दूसरा जो F2 है ये भी 10 न्यूटन है, पर ये टूवर्ड्स नॉर्थ लग रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स R का मैग्नीट्यूड बताना है, दैट इज R इज इक्वल टू F1 प्लस F2। दोनों फोर्स को ऐड करेंगे तो बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा हो। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि हम लोगों को पता होगा कि जैसे अगर हम यहाँ खड़े हो जाएं बेटा, तो ये डायरेक्शन ईस्ट होती है बेटा दाईं तरफ अपनी कॉपी में, बाईं तरफ हम लोग वेस्ट लेते हैं, कॉपी में ऊपर की तरफ हम नॉर्थ बनाते हैं और नीचे की तरफ हम साउथ बनाते हैं। तो एटलीस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम लोगों को पता होगा बड़े आराम से। तो अब इन्होंने कहा कि एक फोर्स बेटा 10 न्यूटन है, मैं पहले अलग अलग बना लेता हूं। एक फोर्स 10 न्यूटन है F1, जिसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, तो ऐसा होगा जैसा मैंने बनाया ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट हम राइट लेते हैं तो राइट होगा। और दूसरा फोर्स जो होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा, F2, ये भी 10 न्यूटन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो मैंने ऊपर की तरफ बनाया है, क्योंकि मैंने नॉर्थ डायरेक्शन ऐसे ऊपर ली, और ऐसे ही लेते हैं हम लोग अपनी कॉपी में। इन दो वेक्टर्स को जोड़ना है, रिजल्टेंट बताना है कि इसका मैग्नीट्यूड हमें कितना मिलने वाला है, ये बात हमें बतानी। और अभी मेरा रिकमेंडेशन ये है कि हमें ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से ही बताना है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का इस्तेमाल ही करना है केवल। तो हम कैसे जोड़ते हैं बच्चों? अगर हमें F1 प्लस F2 जोड़ना है तो पहले हम क्या बनाएंगे? फर्स्ट वेक्टर। तो चलिए हमने फर्स्ट वेक्टर यहाँ बच्चों बना लिया, दिस इज आवर F1 वेक्टर। इसका लेंथ बेटा समझना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10। जैसे मैंने कहा मैग्नीट्यूड 10 होगा, तुम्हारे मन में ये आना चाहिए कि इस एरो की लंबाई कितनी है? 10, क्योंकि एरो की लेंथ ही मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। बात समझ रहे ना? तो एरो की स्केल पे नहीं होता है लेंथ, प्रोपोर्शनलिटी में होता है, तो आपको 10 यूनिट लेंथ मान लेनी है इसकी, ठीक है ना। फिर इसमें से जहां से ये खत्म होगा वहां से हम F2 को शुरू करेंगे। F2 नॉर्थ डायरेक्शन में बनाना है, तो हमने नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये बेटा हमारा F2 होगा, इसकी मैग्नीट्यूड की लेंथ भी कितना होगी? 10। तो इस एरो की लंबाई 10 होगी, इसकी लंबाई 10 होगी। हमें R चाहिए, R कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा, दिस इज R। और देखिए ये बीच का एंगल क्या होता है? ईस्ट हो, ये नॉर्थ हो, ये सारे एंगल क्या होते हैं बेटा? 90-90। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये एंगल क्या हो जाएगा? 90। अब आप ऐसे समझो बच्चों कि इस ट्राइंगल में, इस त्रिभुज में एक एंगल 90 है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें एक साइड बेस मान लेते हैं 10, परपेंडिकुलर मान लेते हैं 10। तो क्या हम हाइपोटेनस की लेंथ नहीं बता पाएंगे? क्योंकि इस साइड की जो लेंथ होगी वही तो हमें R का मैग्नीट्यूड बताएगी। जो इस साइड की हाइपोटेनस की लेंथ होगी मेरे बच्चों, वही हमें R का मैग्नीट्यूड बताएगी। तो मुझे बताओ जरा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? R के मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी, और ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ F1 प्लस F2। एक ही बात है, कोई मॉड ऑफ A प्लस B लिखे, मॉड R लिखे, या सिर्फ R लिखे, एक ही बात है ना। कंफ्यूज नहीं होना, R लिखो या मॉड R लिखो, R है क्या? F1 प्लस F2 का मॉड लिखो, एक ही बात है, तीनों के मीनिंग एक ही है। तो बेटा R की लेंथ का स्क्वायर जो होगा वो इस वाले का 10 है बेटा, 10 का स्क्वायर। देखो चूंकि इस ट्राइंगल में एंगल 90 डिग्री है, इसलिए मैथ्स हम लगा पा रहे हैं। अगर ये एंगल 60 डिग्री होता तो वहाँ पर 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री लगती है, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई, ना ही हम पढ़ेंगे उसको आगे। उसमें फिर साइन रूल, कॉस रूल, बहुत सारे रूल्स होते हैं,
वो लगते हैं। तो हम लोग क्या 60 डिग्री वाला सवाल नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम अपना नेक्स्ट क्लास का इंतजार करेंगे, जब हम वो फॉर्मूला डिराइव करेंगे तब हम वो सारे सवाल करेंगे। अभी आपको इसलिए सिर्फ 90 डिग्री वाला केस करा रहा हूँ क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो हम लोग में सबको पता है। तो बच्चों यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? 200 आ जाएगी। तो आर लिखोगे अंडर रूट के अंदर 200, 100 इंटू 2 होता है 100 इंटू 2, 100 का अंडर रूट 10 और 2 को छोड़ देते हैं। तो अगर इसको बेटा सॉल्व करोगे तो 1.414 होता है √2। मैं बाकायदा दिखाना चाह रहा हूँ आपको, 14.14 न्यूटन आएगा बेटा। इसका मतलब आप समझिए कि आपने 10 न्यूटन को 10 न्यूटन से जोड़ा है, आंसर 20 नहीं है, आंसर 14.14 है। अगर ये एंगल 90 की जगह कुछ और हो जाएगा तो ये आंसर फिर चेंज हो जाएगा, लेकिन हो सकता है 20 तब भी ना हो। ठीक है, तो इसलिए यही आपको समझना है। इसीलिए आप चैप्टर पढ़ रहे हो कि जब आप वेक्टर जोड़ रहे हो तो अब आप ये भी समझो कि चूंकि ये भी 10 है, ये भी 10, तो ये वाला एंगल अगर आपको बताना हो तो आप tan थीटा लगा सकते हो। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10/10। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 1। तो बताओ थीटा कितना आएगा यहाँ पर? 45 डिग्री। तो आप कह सकते हो ईस्ट से वेस्ट की तरफ 45 डिग्री। बेटा ये डायरेक्शन आ रही है, ये आ रही है, ईस्ट से 45 डिग्री वेस्ट की तरफ है, सॉरी नॉर्थ की तरफ है, सॉरी नॉर्थ की तरफ। इसे कौन सी डायरेक्शन बुलाते हैं? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच आएगा। ये 45 डिग्री आ रहा है बेटा, 45 डिग्री। तो देखो ये दिशा है नॉर्थ की, ये ईस्ट है, उसके बीचों बीच जाएगा। इसे कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है बेटा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। नॉर्थ, और ये सब पढ़ाएंगे आगे चल के, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा मैं आपको। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बेटा अभी फिलहाल समझ लो, नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीचों बीच आएगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम समझ पा रहे हैं कि इनके जोड़ने के नियम अलग हैं। यानी ये लॉ क्या कह रहा है कि इन दोनों फोर्स को जोड़ दोगे तो हमें ये मिलेगा, ये मतलब इन दोनों का जो एडिशन होगा वो इसके बराबर होगा, ये होगा बेटा। बात समझ रहे हैं? तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये आर वेक्टर होगा हमारा, जिसका मैग्नीट्यूड 20 नहीं होगा, 14.14 होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ये हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है। फटाक से नोट कर लो। नॉर्थ ईस्ट के बीचों बीच होता है, नॉर्थ और ईस्ट के, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीचों बीच क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट। साउथ वेस्ट के बीचों बीच क्या होता है? बीचों बीच का मतलब 45 डिग्री। साउथ वेस्ट 45 डिग्री होना चाहिए, ये साउथ ईस्ट होता है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट। ये 8 डायरेक्शन तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है ना? मैं लिखवाऊंगा अलग से, अभी नहीं लिखना चाह रहे हो तो मत लिखो। नोटेड एवरीवन? चलिए, तो अब अगर मैं वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूं, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स अगर हमें करना है, बेटा वेक्टर्स में ये कहावत है कि देयर इज नथिंग लाइक सब्ट्रैक्शन। वेक्टर्स में ये कहावत है कि सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ एडिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो बच्चों हमें एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को घटाना है, तो बेटा इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि सर हम
ए में बी को घटा नहीं रहे हैं, हम ए में माइनस बी को जोड़ रहे हैं, हम ए में माइनस बी को ऐड कर रहे हैं, हम इसलिए दिस इज एडिशन नॉट सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन जो होता है वो भी एक प्रकार का एडिशन होता है। ए में बी को घटाने का मतलब है ए में माइनस बी को जोड़ना। तो जैसे अगर मुझसे कोई कहे कि सर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और हमें r बराबर a माइनस बी करना है, तो कैसे ड्रॉ करोगे? तो बहुत सिंपल बात है, अगर b ऐसा है, मान चुके हैं कि माइनस बी ऐसा होगा, b अगर ऐसा है तो माइनस बी वेक्टर का क्या है? अपोजिट वेक्टर। b वेक्टर का अपोजिट वेक्टर है माइनस बी, आप इस बात को समझिए। तो माइनस बी इज द अपोजिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। बहुत अच्छी बात है, अब आगे समझो। तो इसका मतलब है अगर मैं a माइनस बी कर रहा हूं, यानी मुझे इस वेक्टर में अगर इसको घटाना है तो मैं ये कह दूं कि मुझे इस वेक्टर में इसको जोड़ना है। तो जोड़ देंगे जैसे जोड़ते हैं भैया। तो चलो पहले हमने ए वेक्टर बना लिया भैया, ए वेक्टर बना लिया, और ए जहां से खत्म होगा माइनस बी वहां से शुरू होगा, तो माइनस बी मैंने वहां से शुरू कर दिया, दिस इज माइनस बी, और रिजल्टेंट जो आएगा वो ये आ जाएगा इनिशियल से फाइनल। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, अरे बन जा, ठीक है। तो ये हमारा आर वेक्टर है, दैट इज ए माइनस। कोई भी केस करना हो, जैसे मान लो बच्चों मेरे पास एक वेलोसिटी v1 ये है और एक वेलोसिटी v2 ये है, दो वेलोसिटी वेक्टर है बेटा, दो वेलोसिटी वेक्टर। और मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमें ये करना हो r बराबर v1 माइनस 2v2 दिखाना है, डायग्राम में शो करना है। तो हमें पता है कि माइनस 2v2, इसे मैं ऐसे समझूंगा कि v1 में मुझे ऐड करना है माइनस 2v2, माइनस 2v2। तो अगर मुझे v2 पता है तो माइनस करने से डायरेक्शन पलट जाएगी, और 2 टाइम्स करने से मैग्नीट्यूड कितने गुना? 2 गुना हो जाएगा। तो अगर v2 ये है तो v2 माइनस v2 ये होगा माइनस 2v2। यानी इस वेक्टर में इस वेक्टर को ऐड करना है, जोड़ना है। अब देखो ही मत घटाने वाले एंगल से। तो आपने क्या बनाया? आपने कहा सर पहले v1 बना लिया ये, और v1 जहां से खत्म हो रहा है वहां से माइनस 2v2 बना दिया, दिस इज माइनस 2v2, और रिजल्टेंट मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये मेरे से टेढ़ा क्यों बन रहा है आजकल? बन जा सिम, ठीक। तो ये हमारा r है, दैट इज v1 माइनस 2v2। इसकी जो भी लेंथ होगी ना, अगर मैं स्केल से नापूं ना, तो इसकी जो भी लेंथ होगी वो इसके मॉड के बराबर होगी, मॉड ऑफ v1 माइनस 2v2 के बराबर होगी। तो सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो एडिशन। बस फर्क इतना है बेटा कि जब हम जोड़ते हैं तो हम जोड़ते हैं, लेकिन जब हम घटाते हैं तो पलट के जोड़ते हैं। देखो घटाने का मतलब पलट के जोड़ना, क्योंकि जब जिसको घटा रहे हो उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर लोगे, पलट लोगे। तो इसीलिए सब्ट्रैक्शन भी तो एक प्रकार का एडिशन है। ऐसा थोड़ी ना कि सब्ट्रैक्शन में कुछ नए रूल लग जाएंगे, कोई नया रूल नहीं, बस एंगल वेंगल चेंज हो जाएगा। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई था कि ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा। कल के नोट्स चेक करिए, वो जब हम कल फॉर्मूला बताएंगे आपको, डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम लॉ, तो ये सारे सवाल बहुत अच्छे से सारे सवाल करेंगे। ट्राइंगल लॉ थोड़ा ज्योमेट्रिकल है, और ट्राइंगल लॉ से भी सारे सवाल सॉल्व होते हैं। जितने सवाल नीट में आएंगे सब ट्राइंगल लॉ से हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो मैथ्स चाहिए वो मैथ्स हमको नहीं आती, मतलब तुम लोग को, क्योंकि तुमने पढ़ी नहीं तो कैसे आती होगी। और अगर हम पढ़ाने जाएंगे तो फिर हमें 11वीं 12वीं वाली मैथ्स पढ़ानी पड़ेगी, उसमें तो बहुत टाइम चाहिए, 6 महीने चाहिए पढ़ाने में, है ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने में पूरी। तो यहाँ पर साइन रूल कॉस रूल लगते हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं, हम सारे सवाल सॉल्व करेंगे, आसानी सॉल्व करेंगे। इसलिए हम ट्राइंगल लॉ को
ज्योमेट्रिकली पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि कल को ट्राइंगल बना के अगर दे दिया जाए तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे जोड़ा गया है, कैसे घटाया गया है, कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट है, किसकी लेंथ रिजल्टेंट बताएगी। कल को कौन मान लो यही दे दे कि इसकी लेंथ इतनी है, तो सीधे पूछ सकता है, मजबूर कर सकता है तुम्हें कि तुम ट्राइंगल लॉ ही लगाओ। मैं मजबूर कर सकता हूँ तुम्हें नीट में और बेसिक मैथ्स, लेकिन पेपर बनाने वाले को ये पता होगा कि इन बच्चों ने कितनी मैथ्स पढ़ी होती है बेसिक मैथ्स में, उसी हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन होता है। तो हर एक सवाल हम लोग अपने फॉर्मूले से भी कर लेंगे जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, इसलिए अभी मैं न्यूमेरिकल्स नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं न्यूमेरिकल्स लूँगा तो मुझे ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी जो काफ़ी डिफिकल्ट होती है। नोटेड? तो एक क्वेश्चन करके जाइए, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसको लिख लो जल्दी से, पहले लिख लिया? आखिरी में लिखने की रफ्तार बढ़ा देते हो तुम लोग। कोई लिख रहा है? आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, टेक योर टाइम। लिख लिया बच्चों? ठीक, एक सवाल करो। अच्छा बच्चों, एक ये सड़क है और इस सड़क में गाड़ी जा रही, बॉडी जा रही बेटा, और मान लो एक आदमी है, ये आदमी है, हम टॉप व्यू से हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं, ये आदमी का सर है, अगल बगल में कंधे दिख रहे हैं आदमी के। ये आदमी दौड़ रहा है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये आदमी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा था ऐसे, और फिर ऐसे 90 डिग्री का टर्न ले लिया इसने। तो ये इधर से चौराहे से आया और अब इसने 90 डिग्री का टर्न ले लिया। ये हम लोग काय पे बैठे हैं बेटा? हेलीकॉप्टर में, ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से। तो ऊपर से अगर किसी को देखोगे टॉप व्यू में तो इंसान का सर दिखेगा और क्या दिखेंगे? ये दोनों कंधे, बस ऐसे दिखेंगे, है ना। तो ये सर है, थोड़ा सा मान लेते हैं, ये V2। तो पहले ये बॉडी ऐसे जा रही थी ईस्ट डायरेक्शन में, बाद में चली गई वेस्ट डायरेक्शन। हमें दो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज कितना हुआ, और दूसरा सवाल पूछा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी वेग होता है, वेग वेक्टर होता है, और स्पीड क्या होता है? चाल, स्केलर होता है। पहले का आंसर मैं बताऊंगा, दूसरे का आप बताएंगे। बेटा स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, सीधे सीधे जोड़ी जाती है, सीधे सीधे। तो जो चेंज इन स्पीड का आंसर वो मैं बताऊंगा। चेंज इन स्पीड का आंसर होगा बेटा 10 - 9, 20 - 20 बराबर 0। चूंकि स्केलर क्वांटिटी हमारी अलजेब्रा फॉलो करते हैं, सीधे सीधे जोड़ना, सीधे सीधे घटाना, सीधे सीधे गुणा, सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन, भाग, सब सीधे सीधे। वहां की दूसरा सवाल तुम्हें बताना है बेटा। पहले समझो, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है बेटा, वेग में परिवर्तन। 0 ना बोल देना। एक बात मुझे बताओ, ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी सेम है कि डिफरेंट है? सेम है ना? कितने प्यारे बच्चे कह रहे हैं वेलोसिटी सेम है? नहीं, सेम बोला था किसी ने, सेम बोला था ना। क्यों सेम? सेम है कि डिफरेंट है? क्यों डिफरेंट है? अरे वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई, वेक्टर बदल गया, यानी ये वेक्टर वो नहीं है जो ये वेक्टर है, वेक्टर अलग अलग है। अगर वेक्टर अलग अलग हैं तो दोनों में डिफरेंस भी होगा। 0 ना बोल देना बिल्कुल भी, ठीक है ना? 0 ना बोल देना, ठीक। तो यानी बेटा हमें V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर निकालना है, ये R निकालना है हमको, चेंज निकालना है। और ये भी नहीं निकालना है, इसका क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो पहले हम V2 में V1 घटाएंगे। तो कैसे घटाते हैं? वैसे तो बहुत तरीके हैं घटाने के, 3 मेथड इस सवाल के होते हैं, कंपोनेंट मेथड, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल लॉ। अभी हम ट्राइंगल लॉ से करेंगे। तो सबसे पहले हम V2 बनाएंगे, पहले V2 बनाएंगे, V2। तो V2 बना लिया, V2 सांभा, V2 ऊपर की तरफ है। तो पहले बेटा देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फोकस होके देखो। पहले V2 बनाया, V2, इसकी मैग्नीट्यूड कितना है? 20। देखो ये V2 ऊपर की तरफ ही तो है, V2। V1 ऐसा है, दिस इज द V1, V1 ऐसा है। मुझे बताओ
कि मुझे V1 जोड़ना है कि माइनस V1 जोड़ना है, तो माइनस V1 का पलट के जोड़ूं क्या मैं? पलट के। अगर V1 राइट की तरफ है, ईस्ट डायरेक्शन में है, तो माइनस V1 किधर होगा? वेस्ट की डायरेक्शन में होगा। तो बताओ मैं ऐसे जोड़ूं कि पीछे की तरफ जोड़ूं? बता दो भैया कैसे जोड़ूं? गलत बनाया ना मैंने? ऐसे जुड़ेगा माइनस V1। तो ये जो वेक्टर आएगा, क्या यही रिजल्टेंट होगा V2 माइनस V1? और क्योंकि ये एंगल क्या है? 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या होगा? 90। अच्छा एक बात बताओ, माइनस करने से मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता, गड़बड़ ना करना। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होती, कभी नहीं नेगेटिव होता है। तो अगर ये 20 था, ये 20 था, अगर 20, तो ये भी कितना होगा बेटा? 20। 90 डिग्री पे क्या अगेन पाइथागोरस लग जाएगी? वेरी गुड बेटा। तो आर स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये 2 गुणा 400 होगा, 400 प्लस 400 800, ये बेटा 20 √2 आ जाएगा, 28.28। देखिए ब्यूटी, देखिए वेक्टर की ब्यूटी देखिए, आपने 20 में 20 घटाया है, आंसर 28 आया है। अगर स्केलर में 20 में 20 जीरो होता है, अगर आप रास्ते में जाके किसी से कह दो भैया 20 माइनस 20 28 होता है, तो कहेगा बेटा, क्या सोचेगा नीट की तैयारी करते करते पगला आ गया है, ये बुद्धि जो है इसकी वो फिर गई है थोड़ी सी। ओके, तो आज के एपिसोड यहीं तक था। अगले एपिसोड में हम फिर मुलाकात करेंगे।